आज भी लतीफे के पीछे स्टोरी है। मीर उसमें शामिल हो, ये सब शामिल है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ। अब ज्यादा से ज्यादा आपने मेरे साथ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 करोड़ करेंगे, 20 करेंगे, 50 कर देंगे। हमारा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर इन $multi-million। तो मैं ये नहीं कर सकता कि आपके 2-4 करोड़ के लिए वो सारे का सारा मैं रिस्क ले लूँ। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा दिया हुआ। एक चीज पुरानी कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना डालें। दूसरी तरफ कुछ बिजनेसेस हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह पाक जोन में ये वहाब साहब हैं, इनका 100% भी रिटर्न है, यानी साल का। तब मैंने कसम खाई कि आज से मैं 1 रुपया भी घर से नहीं मंगाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीर मीन्स बिजनेस। ये दुनिया का पहला ऐसा शो है जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ बिजनेस की बात होती है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे चेयरमैन मीर ग्रुप के शकील अहमद मीर हैं। यहाँ पे हमारे साथ मैम ज़ारा हैं जो कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट देखती हैं। मैम जवेरिया हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी है जो कि हम आगे चलते हुए उसके बारे में बात करेंगे। एंड हमारे साथ पाकिस्तान से चौधरी बशीर साहब आए हैं जो कि मीर साहब के साथ काम करना चाहते हैं मिल के। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ चौधरी हशमत चौधरी चौधरी। चौधरी। अच्छा, ये एक तरीका कार होता है जो पंजाबी का स्टाइल है ना, वो चौधरी। यानी लाहौर में जब मैं नया गया तो मैं बड़ा एंजॉय करता था। वो पैसे नहीं कहते, वो वैगनों में सफर करते थे, पैसे फड़ा। तो इसी तरह आप चौधरी नहीं आपके हैं? चौधरी हशमत। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੋਬ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਮੇਰਾ। हम लोग चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है जोक शोक। हमारे पास टीम ए है एंड टीम बी है। मीर साहब आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? जोक शो का सिंपल ये है कि हमारे पास ऑडियंस भी मौजूद है। एक राइट साइड पे टीम है जिसको याद साहब और हमारे डॉक्टर साहब लीड कर रहे हैं। इस साइड पे अगर देखें तो वीपी साहब हैं और वहाब साहब हैं। तो इनकी ये टीमें हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मिडिल से। जो ऑडियंस भी है हमारे पास, जोक शोक है क्या, लतीफ़े सुनाने हैं, जोक सुनाने हैं, दोनों साइडों ने देखेंगे। एंड में डिसाइड करेंगे जिस साइड ने अच्छे लतीफ़े सुनाए हैं मीर साहब ऐसा ही उनको प्राइस मिलेगा? उनको प्राइज मिलेगा। 1000 दिरहम देंगे प्राइज। बाकी साथ में जो है ना वो गिफ्ट भी देंगे। किस तरफ से स्टार्ट करें? मेरे ख्याल में इसी तरफ से स्टार्ट करें। हशमत साहब, आप कोई जोक शोक भी आपको आता है? मैं कह रहा ਸੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 500 कैसे मिलेगा? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋਕ ਦਾ, ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा, तुम अपने जोक फिर सुनाओ, फिर पता चल जाएगा। ਜੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋਕ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਮੜ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋਕ ਆ। तो सब लतीफे की गल करते पे। ਅੱਛਾ, ਲਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲਤੀਫਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ अच्छा, ये जोक समझे हैं। अच्छा, आज भी लतीफे के पीछे स्टोरी है। वो मीर उसमें शामिल हो, ये सब शामिल है। पठान होता है, मीर पठान होता है। तो वो जाता है, एक बंदा होता है, वो मार्केट में जाता है उल्लू खरीदने। उल्लू खरीदता है, जाके पूछता है, पठान बेच रहा होता है, कहता है यार ये किन्ने दा है उल्लू, किन्ने दा? वो कहता ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ उल्लू है वो 100 दिरहम ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉੱਲੂ ਹੈ ਉਹ 150 दिरहम। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਲੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ मीर साहब को ये रिक्वेस्ट है कि मीर साहब आप उल्लू रखें। हाँ जी, इस तरफ से अच्छा स्टार्ट हुआ है। उधर से वहाब भाई मेरे ख्याल में इफ्तिताह करेंगे। जी ज़रूर। अच्छा जी, वो अगेन परिंदों की बात, एक और परिंदा। वो हुआ ये कि अयाज ने एक तोता रखा, उसको पाला, बड़ा किया, उसको बातें सिखाई। अब वो जैसा खुद है वो कुछ गंदी बातें सीख गया, गालियाँ देना सीख गया। जैसा वो खुद है, किस पे, तोते की बात कर रहे हैं? तोते की बात, ये तो अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, वो कहीं सीख गया ना, गलत चीज़ें सीख गया। तो हुआ ये कि एक दिन वो हमारे वीपी साहब हैं, वो विजिट करने गए इसके घर। वो अब तोता, तो वो तोता है, उसने फिर शुरू कर दिया इनको देखते साथ ही। क्या शुरू कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन। वो गंदी बातें, गालियाँ देना शुरू कर दी। तो वीपी साहब को बड़ा नागवार गुजरा। तो उन्होंने ना इससे जो मीटिंग करनी थी वो तो की, लेकिन मैं साथ में ना ये गिला रिकॉर्ड करवा दिया कि यार अपने ये तुमने पाला हुआ, इसको समझाओ। तो जब ये गए तो ये बड़ा गुस्से में था। उसने तोते को ज़रा 2-4 लगाई और बड़े गुस्से से कहा कि यार मेरे बॉस थे, खुदा का वास्ता है, इसको अब आइंदा से ना करना। तो ये तो हो गया। वो फिर यूँ ही वक्त गुजरा, दोबारा इनका जाना फिर हुआ। अब वो तोता ना, अब ये जब घुसे तो तोता इनको यूँ देख रहा है वीपी साहब को ना। गुजरते गुजरते वीपी साहब भी इसको देख रहे हैं।
तो वो कहता है कि सर समझ तो आप गए ही होंगे। अच्छा, इनसे मसला ये है कि जो हमारे वीपी साहब हैं, ये हर दफ़ा जो सबसे अच्छा लतीफ़ा होता है वो इनका होता है। ये नया इनका टैलेंट है जो मैंने डिस्कवर किया कि ये भी है इनमें। तो अब होप्स बड़ी हाई हैं कि जो लतीफ़ा सुनाएंगे वो, और एक इनका प्यारा सा अंदाज भी है। एक ना मुर्गा दीवार पे बैठा अपने मालिक को देख रहा होता है बड़ी उदास नज़रों से। मालिक उसका ना बीमार था और काफ़ी देर उसको देखता रहता है। उतनी देर में उसकी बेगम आ जाती है उसके मालिक के, और उसको आके कहती है कि आपको बहुत तेज़ बुखार है, मैं आपको खाना लाके दूं। वो कहता नहीं, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। तो मुर्गे की तरफ देख के कहती फिर आपको सूप बना दूं। मुर्गा कहता है एक करी पैनाडोल दे के ना देख लिए। अच्छा, इनके होते भी नए हैं, यानी वो मैंने नहीं सुने हुए। ये बड़ी अच्छी बात है माशा। यार मुझे लग रहा है ये टीम शदीद किस्म की जीत रही है इस वक्त। यार तुम्हारी टीम हार रही है अभी। सर ये चौधरी साहब को नहीं आता कुछ? ਜੀ ਦੋ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਚੋਰ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੁੱਧ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੱਝ ਦੀ ਪੁਛਲ 'ਚ ਲੱਤ ਅੜ ਗਈ, ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜੀ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੱਭੀ ਬਸ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, रैप अप करते हैं जी। हमारी क्लियर विनर जो हमारे वीपी साहब और वहाब साहब हैं, इनकी टीम है। जी चौधरी हसमी साहब, ये बताएं कि आप कब आए हैं दुबई? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਟਾ ਹੀ ਬਾਤ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ। चोरी? ਇਹ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਚ। अच्छा, ਆਹੋ सुना है आप पहली दफा प्लेन में उड़ के आए हैं? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੜੀ ਚੱਲਾ ਜੇ ਤੇ ਉੜੀ ਬਾਬਾ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। आए क्यों है, किस लिए आए हैं? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸੀ। किस चीज का? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜੇ। कितना? ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। नहीं चल रही, बता दें आप। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, आप ਤੁਹਾਨੂੰ बता ਨਹੀਂ ਜੇ दें, ਪਤਾ। कुछ नहीं होता, बता दें। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 1.5-2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। नहीं, बिल्कुल सारा पैसा गया या अभी क्या सिचुएशन क्या? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਡੀਆਂ ਜੇ। अच्छा, मेन मसला ये है कि आपने वो पैसे एक बिजनेस पीक पे गया जहां आपने 1.5-2 अरब तक ले गए। आहो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वही प्रॉपर्टीज या सारे प्लॉट्स वगैरह जो आपने खरीदे वो बिक नहीं रहे और बिक भी कम कीमत में रहे। ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ, मेरे पैसे लेके टुरते नहीं जाओगे कितने। पहली बात, पैसे इतने हैं नहीं है कि मैं टूर जाऊं, वरना शायद सोचता। इसमें ऑप्शन देखें बेशुमार, और आप जैसे लोग हमें राब्ता भी बहुत करते हैं। लेकिन ये मैं चीख के आज से 4-5 साल पहले कहता था कि जब लोगों का प्रॉपर्टी का बहुत ज़बरदस्त बिजनेस था, क्योंकि आपकी तरह आपने तो मेहनत की है, यानी 2-3 करोड़ से स्टार्ट किया, कहाँ उसको ले गए। तो लोगों के बड़े वारे न्यारे भी हुए, यानी उन्होंने 5-5, 10-10 करोड़ लगा के, कई केसेस में तो अपने नहीं लगाए, लोगों के लगा के कई अरब उन्होंने कमाए। लेकिन उस वक्त जब बिजनेस पीक पे था, मैं लोगों को कहता था कि आपको अब डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट जो किसी भी अगर आप मुल्क में देखें, ठीक है, एक अच्छा बिजनेस तो है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज स्टेबल। आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप सारी ज़िंदगी के लिए इसने ऊपर ही जाना। यानी आप जो ज़्यादातर बिजनेस करते हैं वो ऐसे करते होंगे, आपने किसी सोसाइटी में प्लॉट्स लिए होंगे,
घर बनाए होंगे उस पर, फिर घर बेचे होंगे, तो उससे काफ़ी सारा प्रॉफिट आ जाता है। या आपने घर लिया, वैल्यू बढ़ गई साल के बाद, तो आप उसको फिर दोबारा बेचते हैं तो अच्छे प्रॉफिट पे बेच देते हैं। प्रॉपर्टी में बेशुमार लोग आए, और ज़्यादातर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो लोग पैसा बनाते हैं वो प्रॉपर्टी से ही बनाते हैं। इंडस्ट्रीज भी हैं लेकिन प्रॉपर्टी से बनता है। लेकिन आइडियली वैसे बता रहा हूँ जनरली कि किसी का भी अगर बिजनेस जब पीक पे हो उसी वक्त सोचना शुरू कर दो कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है, क्योंकि एक ट्रैजेक्टरी होती है। आप स्टार्ट करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो, आस्ता आस्ता ऊपर जाते हो, पीक आती है, फिर इसने किसी ना किसी टाइम फिर आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू है। जब पीक से पहले से पहुंचने से पहले या पीक पे आने तक आपने क्या करना, डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दें, उसी प्रॉफिट्स के लोन लें और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, या प्रॉफिटेबल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देखना शुरू कर दें। तो ये आपको करना चाहिए था उस वक्त जब आपने 1.5 अरब 2 अरब कमा लिया, कि अब आगे क्या करना। मैं अगे सोचा सी पैंपरां दा बिजनेस करना। नहीं तो पैम्पर का वैसे आपने कोई और बिजनेस ट्राई किया? मैं किता ते नहीं, मैनू डर लगदा हुण तुहाडे नाल ही करन लगा। जे खुदा दा वास्ता दस दिओ, एक बारी दस दिओ, हाँ या ना। हाँ या ना क्या? आप क्या मतलब मैं पैसे देन लगा जे ते मैनू लगदा तुसी टुर जाओगे। यूके तो आए जे तुसी? हाँ जी, यूके से। यही डर लगदा भजना जाओ। आप जैसे लोगों को बेशुमार ज़ारा का भी इसमें एक्सपीरियंस है, जो हमसे ज़्यादातर लोग रब्ता करते हैं। वो प्रॉपर्टी डीलर, फिर डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी तालीम ज़्यादा नहीं है, देसी तरीके से वो बिज़नेस करते हैं। तो ऐसे लोग भी आते हैं और वो बड़े झटके से सवाल पूछते हैं कि यार फ्रॉड तो नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू वर्क विद मी, दुबई के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस हैं। यानी अपने मुल्क में कई दफ़ा वहाँ रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ भी हैं, लेकिन कई दफ़ा एक केस 10 साल लगा देता है। यहाँ उस एंगल से देखें तो आप प्रॉपर हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, किसी के साथ भी काम करना, प्रॉपर पेपर बनवाएं। यानी वो कोई लिखत पढ़त होगी, उस पर साइन होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से ये चीज़ काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे तो लोग मुकर जाते हैं और केसेस चलते रहते हैं। यहाँ आप जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो आप कोई मसला होता है, मैं कोई गड़बड़ करता हूँ, भागने की बात नहीं कर रहा, छोटी मोटी गड़बड़ होती है, वो पेपर आप अदालत में जाके लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे करते क्या है कि केस बन जाए, सबसे पहले बंदे को होल्ड करते हैं या रेड लिस्ट कर देते हैं। यानी मेरे सारे बिजनेसेस में मुल्क से जा भी नहीं सकता, तो सब कुछ डिस्टर्ब होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपने मेरे साथ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप 10 करोड़ करेंगे, 20 करेंगे, 50 कर देंगे। हमारा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर इन $multi-million। तो मैं ये नहीं कर सकता कि आपके 2-4 करोड़ के लिए वो सारे का सारा मैं रिस्क ले लूँ। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दिया हुआ। तो पहली चीज़ तो ये समझें, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। अगर आप रियलिस्टिक हों, अगर आप बिजनेस को समझते हों, तो बिजनेस में देखें सब कोई पता है। यानी दुबई का अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सब कोई पता है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद को उसको रेंट पे लगाते हो, साल का ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आप बड़ी छलांग लगा लें, 10% रिटर्न है। 10% का मतलब क्या है कि आपने 1 करोड़ अगर लगाया, 1 करोड़ से वैसे घर यहाँ पे आता नहीं, तो मिसाल दे रहा हूँ, 1 करोड़ लगाया तो आपको साल के 10 लाख मिलेंगे। यानी एक महीने का मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा भी हो गया 80,000 90,000, ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख आपको रिटर्न मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ बिजनेसेस हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह पाक जोन में ये वहाब साहब हैं, इनका 100% भी रिटर्न है, यानी साल का। यानी आपने अगर 10 करोड़ लगाया है तो वो हो सकता है कि साल के अंदर अंदर जो टोटल आपको रिटर्न्स मिलें वो 10 करोड़ ही मिलें। तो इस तरह से आपने पहले, मैं हमेशा सबसे पहले कहता हूँ कि पहले टारगेट मुझे बताएं। फ़र्ज़ करें अभी मैं कहता हूँ अपना टारगेट ये बनाओ कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। वो क्या होती है? वो ये है कि आप पैसा लगा दें अच्छे प्रोजेक्ट में, सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, लेकिन इतना रिटर्न आना शुरू हो जाए मंथली कि आपको खुद काम ना करना पड़े। अगर ये आप अचीव कर लेते हैं तो आप फ्री हो गए, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी चौधरात जो है वो चमका सकते हैं, या घूमना फिरना है, मुल्कों में जाना है, जहाज़ में पहली दफ़ा बैठे हैं, बल्कि बैठे रहें, सारी दुनिया फिरते रहें। फिर एक और जो बहुत ज़रा फ़ायदा है कि मीर ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर आप मीर ग्रुप में आते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस कंपनी की एक पूरी वैल्यू होती है, नेटवर्थ होती है। अगर मीर ग्रुप फ़र्ज़ करें 1 साल में 18 महीने में उसकी वैल्यू डबल ट्रिपल होती है, तो इसका मतलब है कि आप एक पार्टनर हो तो आपका शेयर भी बढ़ता है। ठीक है, वो मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दे सकता, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं उनको पता होगा, बल्कि डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन करें, ये जो वैल्यू ये लोगों को समझ नहीं आती। सबसे पहले तो शुक्रिया सर कि आपने मौका दिया, जैसे आप सबको मौका देते हैं। नहीं, जज साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं, अपना उनका एक अंदाज़ है, उनका अपना एक बैकग्राउंड है। तो मैं मीर ग्रुप की तरफ से इनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। करो जी करो। सबसे पहले तो आपके पास अगर 1 मिलियन दिरहम है या $1 मिलियन तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। मैं क्या सी है लाना नहीं जी, इन्होंने किने दसिया? ये साथ बैठे हुए इसलिए इनको पता चला। एनीवे, अर्ज करने का मकसद ये है
कि अगर आप मीर ग्रुप के साथ आए हैं और आप $1 मिलियन से लेट से शुरू कर रहे हैं, $1 मिलियन से शुरू कर रहे हैं, डजंट मैटर। एक चीज पुरानी कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना डालें। इसका इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में, अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा डाला है तो आप साथ में कोई और काम भी करें, कोई नान चने का काम भी कर लें, कोई भी ऐसा काम कर लें जो अगर प्रॉपर्टी में किसी वजह से उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आपको दूसरा जो सेक्टर जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके रिटर्न्स को बैलेंस करे। एक बात। दूसरा, आपने सवाल किया कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा मीर ग्रुप से और कुछ ऐसा हो जाए। सपोज अगर आप मीर ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? मेरे नाम। आपके नाम होगी। तो मीर ग्रुप तो आपको गाइड कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है। हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट और उसके लोग मौजूद हैं जो आपको ये गाइड करते हैं कि आपने किस रेट के ऊपर एंटर करना है प्रॉपर्टी में और किस टाइम के ऊपर आपको एग्जिट करना है। इसी तरह दीगर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। सपोज मीर ग्रुप का एक ऑटोमोटिव क्लस्टर है, आप सब जानते होंगे मीर ग्रुप इलेक्ट्रिक बाइक्स में इन्वेस्ट किया है हमने और अपना ब्रांड भी लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स का। तो जो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं मीर ग्रुप की, वो एसेट बेस्ड हैं। प्रॉपर्टी जैसे एसेट है, ऐसे मीर ग्रुप के बाकी जो कारोबार हैं वो भी एसेट बेस्ड हैं, उनमें एसेट्स हैं। मीर ग्रुप में लेट्स से हमने आपका $1 मिलियन मीर ग्रुप के साथ इन्वेस्ट किया, आपका एक स्प्रेड बना, एक पोर्टफोलियो बना, उसको हम ABC कहते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो जो C होता है वो कोर हम उसको कहते हैं। कोर का क्या मतलब है कि हम किसी ऐसी चीज में इतना पैसा डालते हैं जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का तहफ़्फ़ुज़ करता हो। यानी 50%, 60% पैसा किसी ऐसे सेक्टर में डालेंगे जो कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 years और वट जो भी उसका होराइजन है, उसमें आपके कुल सरमाया जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो वो जो वैल्यू एप्रिसिएशन है, कल को अगर आपने फैसला किया कि मैं अपना पैसा अब एग्जिट कर लेता हूँ, मेरे एग्रीमेंट की मियाद पूरी हो चुकी है, तो आपको जो सालाना आपको जो रिटर्न्स आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे, वो आपको मुनाफा था। बट जो उसकी वैल्यू बढ़ गई, जब आपसे शेयर वापस खरीदे जाएंगे या जो शेयर किसी और को दिए जाएंगे तो उसका भी आपको एक अच्छा मुनासिब सा रिटर्न आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं और भी आपको अर्ज़ करूँ, ये शरिया कंप्लाइंट है। इसमें आप नफ़ा नुकसान में शराकत की बुनियाद पे मीर ग्रुप के साथ ज्वाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो बात है वो क्लियर हुई है। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ $2 मिलियन ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ किताब है, की दोगे? आप जिम्मेदारा करते हैं, जिम्मेदार आप हैं। आपका बाग भी आपने लगाया होगा, आप फसल भी उगा रहे होंगे, साथ आपने सब्जियां भी लगाई होंगी, साथ आपने चारा भी उगाया होगा। तो इतना शऊर हर वो शख्स रखता है जो किसी भी तरह से पैसा कमाने की या गेम ऑफ मनी में इन्वॉल्व है कि वो सारे का सारा एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली यही मीर ग्रुप कारोबार में करता है। कुछ उसके ऐसे सीक्रेट्स हैं कि पैसा किस तरह लगाना है, प्रॉपर्टी में कब लगाना है, कब निकालना है, फिर कब लगाना है, कब निकालना है। लोग ये काम करते हैं, बताते नहीं हैं। मीर ग्रुप के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनकी फ़िलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट है। उन पर जो अल्लाह का करम है, जो अल्लाह का फजल है, जिस तरह से वो कमाते हैं, वो हम सब के साथ वो सीक्रेट शेयर करते हैं। यही एडवांटेज चौधरी साहब आपके लिए भी है। लेकिन अब आपकी उस सवाल की तरफ आते हैं कि आपके पास $2 मिलियन किस तरह से लगाए जाएंगे। $2 मिलियन के ऊपर आपका एक स्प्रेड बनेगा। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो $2 मिलियन सारे के सारे हमारे साथ रियल एस्टेट में लगा दें। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, हम आपके लिए उसको मैनेज कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। सपोज आप रियल एस्टेट में जो भी उसका जायज़ नफ़ा या नुकसान होगा शरीयत के एतबार से, उसमें आपको जो भी रिटर्न्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको एक रेंज बता दी जाएगी कि इस रेंज में अल्लाह पाक ने चाहा, सब खैर रही तो ये मुनाफा होगा। सादा सी बात। दूसरा, आपके साथ हमने मशवरा किया, आपको बताया कि ऐसा करते हैं कि अगर हम 60% पैसा $2 मिलियन का अगर हम रियल एस्टेट में डाल दें और इस सेक्टर में डालें जहां पे अभी ग्रोथ हो रही है। दुबई में ऐसे है ना कि किसी एरिया में भी ग्रोथ कम है, किसी में ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो हमें उसका, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमें उसका आइडिया होता है।
तो आपको बताया कि अगले 3 साल में ये वाली जो ग्रोथ है ये इतनी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इतना पैसा इसमें लगा दें ताकि हमारी एक्चुअल जो रकम है 2 मिलियन वो 3 साल में ग्रो करके तकरीबन जो 1.5 मिलियन या 1 मिलियन हम लगाएं रियल एस्टेट में, वो 2 मिलियन को प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम कहते हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। बाकी जो पैसा है उसको हम एक और स्ट्रेटेजी कहते हैं उसको बैलेंस, वो आप हाई ग्रोथ बिजनेसेस में लगाएं। आप सबके लिए भी हाई ग्रोथ बिजनेस में आपका थोड़ा सा रिस्क जरूर इन्वॉल्व है लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है। वो क्या है? ई कॉमर्स है, तिजारत है, ट्रेडिंग है और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं। हमारे 14 क्लस्टर्स हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उनमें हम एक स्प्रेड बनाते हैं कि इतना पैसा इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें। खुदा ना खास्ता किसी चीज़ में कोई सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा हमने सोचा था, तो जो एक और सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो आपके रिटर्न को बैलेंस कर देगा, इसीलिए उसको बैलेंस कहा जाता है। फिर एक तीसरी स्ट्रैटेजी भी है जो मैं ABC की बात कर रहा था, उसको हम अल्फा स्ट्रैटेजी कहते हैं। अल्फा क्या है? दुबई में आमतौर पे ये होता है कि लोग बहुत अच्छे प्लान्स लेकर आते हैं और पैसा आके यहाँ पे किसी जगह पे लगा देते हैं, फिर वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, जैसा कि आप एग्जैक्टली हुए। आप स्टक हुए कैश फ्लो की वजह से कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इलिक्विड हैं, एकदम अगर आप बेचना चाहेंगे एकदम नहीं बिकेंगी, और अगर एकदम बेचना चाहेंगे तो उस कीमत पे नहीं बिकेंगी जिस कीमत पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपका प्रॉब्लम ये नहीं था कि प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया, आपका प्रॉब्लम ये था कि आपको कैश फ्लो चाहिए था और कैश फ्लो की वजह से आप प्रॉपर्टी कम कीमत पे बेचने पे आप आदा हो गए। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में अल्फा का कंपोनेंट रखें, एक पोर्शन ऐसा रखें 10%, 5% जो आपका कैश फ्लो चलाता रहे, तो ऐसा इंटेलिजेंट हमें अल्लाह ताला ने शऊर दिया है ना, वो शऊर को इस्तेमाल करें। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो इस मार्केट को जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस को जानते हैं, बहुत उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें। और जब आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने पे अपने 2 मिलियन को एग्री कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोटराइज किया जाएगा। आपको पता है यहाँ नोटराइजेशन दुबई कोर्ट्स में होती है, तो एक तहफ़्फ़ुज़ आपको हासिल होगा, एक पीस ऑफ माइंड भी होगा। एंड अगेन वी डोंट नीड योर मनी, यू नीड टू इन्वेस्ट विद अस। बहुत चंगियां गल्लां कीतियां, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। अच्छा नहीं, डॉक्टर साहब वो एक टेक्निकल तरीके से समझाते हैं, नंबर्स के साथ ऑल इन्फॉर्मेशन जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में इस्तेमाल होती हैं टर्म्स में बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। आपने सवाल पूछा कि 2 मिलियन लगाता मैनू की लगेगा, जो डॉक्टर साहब ने स्ट्रेटजी बताई वो सिंपल आसान लफ्जों में है कि यार प्रॉपर्टी सबको पता है कि ऊपर नीचे होती है, लेकिन इतनी ऊपर नीचे नहीं होती कि बिल्कुल 100% पैसा ज़ाया हो जाए। उसमें से आपके पैसे में से कुछ ऐसा पैसा निकाल के उसमें लगा दिया प्रॉपर्टी जैसी चीज़ में, जिसका हमें पता है कि आपका पैसा सेफ हो गया, ठीक है, यानी वो रिस्क ज़्यादा ना हो। एक हिस्सा हमने लगाना है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिस तरह हमारा पार्क जोन है, वेरी हाई ग्रोथ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, रीजनेबल प्रॉफिट होता है, 100% तक भी जाता है, उसमें लगाना ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट आए। फिर छोटा सा एक पोर्शन लगाना है ऐसे प्रोजेक्ट में, कई दफ़ा एक लगाते हो तो 10 आता है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। हो ना हो सकता है 60% चांस हो सक्सेस का, 40% हो कि नहीं इसने कामयाब होना। लेकिन वो 2-3 जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक भी उसमें से चल गया तो वारे नहीं आ रहे। इस तो आसान करा, हमारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, 68.5 है या 65.68%। 65.68%। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने अगर मिसाल झटकी जी मिसाल 10 करोड़ पे हमें कितना आया, वो 6 करोड़ 65,000 साल का आया। अब लॉजिकली अगर हमने पिछले रिपोर्ट साल की रिपोर्ट उससे पिछले, तो आपको टेक्निकली अगर हमने इससे भी ज़्यादा ग्रो करना है, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब बात क्या कह रहे हैं, हलाल बिजनेस है, वादा नहीं कर सकता, मैं लिख के नहीं दे सकता कि आपको ये अगर 6% बनता है ना महीने का 6 लाख 1 करोड़ पे, तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, क्योंकि ये बिजनेस है, ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो उसमें हमारी फिर सिक्योरिटी, सेफ्टी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट अगर मैं समरी में बताऊं कि वो ये है कि पैसे आपके हमने सिक्योर भी करने हैं, लेकिन आपके साथ एक रिलेशनशिप बनना है जिसमें हर चीज़ आपको नज़र भी आए, दूसरा अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा। यार मुझे क्या फ़ायदा आपके पैसे किसी चीज़ में लगवाने का या लगाने का, जब तक मुझे भी प्रॉफिट ना हो। अल्टीमेट ये है कि आपको वो प्रॉफिट मिलेगा, उससे ऊपर जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलना है। यानी हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो वो डिपेंड करता है पैसा पाकिस्तान में है, यहाँ है, फिर लीगल तरीके से कैसे, फिर वो डिक्लेयर्ड है, टैक्सेशन के लिहाज से वो सारी चीज़ें हमारी लीगल टीम है वो देखेंगी, जिसकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको
लीगल भी रखें हर चीज़, आपको सेफ गार्ड भी करें और आपको उसमें नुकसान भी ना हो। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾਪਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अंदर की बात ये बताऊं कि अगर खुले दिल के साथ चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो साथ एक दफा शामिल हो गए तो इंशाल्लाह फायदा ही होना। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। चौधरी साहब की तरह ही हमारे पास ऐसे ही बहुत लोग आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और अगर आप भी हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो shakilahmadmeer.net वेबसाइट पर लिंक करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मीर साहब आज हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी है। अशोक रावल साहब, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनकी जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। आई थिंक हम अशोक साहब से पूछते हैं इनकी सक्सेस की स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप शो में आए। हमने एक ख़ास तौर पे बात कही थी कि ये शो सिर्फ वो गपशप नहीं है, इसमें बिज़नेस की भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ऐसे बंदे जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और एक बहुत अच्छे लेवल पे गए ताकि आप भी इंस्पायर हो सको। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, एक दफ़ा इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एक सबसे पहले तो जिस तरह आप दुबई में तशरीफ़ लेके आए, यहाँ जो मेन बिजनेसेस हैं उनका थोड़ा बताइएगा, लेकिन स्टोरी बता दें, एक शॉर्ट स्टोरी कि आपने कैसे ज़ीरो से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप किस लेवल पे हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, डॉक्टर साहब एंड फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई वाज द जनरल मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई डन माय करियर, 22 साल मैंने बैंकिंग किया हुआ है टॉप मैनेजमेंट में। इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, पर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, सूरत से। जो आप पता है सूरत इज़ डायमंड हब, वर्ल्ड का 90% डायमंड एंड कटिंग इन माय सिटी ओनली। तो हमारे जितने भी कारोबार और मेरे फैमिली में वो सब बिजनेस वाले हैं। तो मैं जॉब करता तो ऐसे सब अच्छी पोस्ट पे था, तो भी सब मेरे को एक ऐसी निगाह से देखते कि बेचारा जॉब कर रहा है। तो फिर सोचा कि नहीं भाई कुछ बिजनेस करना है, और बिजनेस लेवल के साथ ही जुड़े हुए, बैंकिंग टॉप लेवल पे तो मेरे कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया हुआ है। दुबई में जब आए थे यहाँ आपने स्टार्ट किया, उस नहीं, वक्त दुबई बिल्कुल जीरो थे या आप भोरे भर के लाए थे पैसों नहीं के? नहीं, दुबई में 1 रुपया भी लेके नहीं आया था। आपको बोलूं, मैं दुबई में आया, 2-3 लोग से मिले, अच्छे मिले, फ्रॉडी आदमी भी मिले, थोड़ा मेरे साथ गलत भी किया, काम भी किया, पैसा भी नहीं दिया। तो 4 महीने के बाद मैंने फिर घर से पैसा मंगाया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप घर से पैसा मंगा लो और वहाँ मजा कर रहे हो तो इधर आके वापस आ जाओ। तब मैंने कसम खाई कि आज से मैं 1 रुपया भी घर से नहीं मंगाऊंगा, भूखा मरूंगा। लेकिन तब से किक लग गई और बिजनेस के पहले मैंने सर्विस इंडस्ट्री से चालू किया और अभी ऊपर वाले की दया से मेरा गोल्ड का भी बिजनेस है, बुलियन का है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और फाइनेंशियल सेक्टर में भी हूँ। और मेरे वी आर डूइंग फंड मैनेजमेंट ऑल्सो, पैसे का मैनेजमेंट करते वो सब। तो धीरे धीरे करके ऊपर वाला की दया से थोड़ा बहुत अच्छा चल गया और फिर तो फैमिली भी इधर है और अभी फंड मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब तो मेरे 8-10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और दुबई में आपको एक ही ध्यान रखना है कि इधर 99% फेक पीपल इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतना ये करेंगे, तो आपको यही ध्यान रखना है कि अच्छे लोग के साथ जुड़ो, पैसा मत देखो। आपको बोलूँ, मैं जिस ग्रुप के साथ जुड़ा था वो भी आज भी हूँ उनके साथ, लेकिन मैं अलग हूँ, वो अलग है, लेकिन भाई जैसे ही। अब उसके साथ मैंने जब जुड़ा था तब मेरे साथ वाले 6 बजे भागो और ऑफिस में भी मोबाइल में सारा दिन चैटिंग। एक मैंने लाइफ में ये किया कि मैं सबसे पहले पहुंचता था, 9 बजे मैं पहुंच जाता था, कोई आए नहीं आए, और साथ सब जाते थे, बाद में जाता था 8-9 बजे तक। सब बोलते भाई आपको क्या मिलने वाला है, जो मिल रहा है वही मिलने वाला है। मैंने बोला वो कोई बोले नहीं बोले, उससे क्या मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ा, मेरा काम भी बढ़ा और मेरा जो पार्टनर थे वो भी खुश हुए कि दिल से काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी काम करो दिल से करो तो ऊपर वाला आपको देगा, उसको देना ही पड़ेगा। माशाल्लाह, यानी आपने 3 टिप्स दी हैं। एक सबसे पहले है कि मैं थोड़ा इसको दिल से काम, यानी अपने पैशन को फॉलो करो, जिस काम में मजा आता है उसको अपना बिजनेस बनाओ।
ताकि आपकी क्रिकेट यानी आपकी खेल और आपका बिजनेस एक ही चीज़ बन जाए। दूसरा आपने कहा कि किसी ऐसे के साथ जुड़ जाओ जो आपकी फील्ड में पहले से कामयाब है, ग्रुप के साथ जुड़ के या अगर company आपके के पास पैसा नहीं है तो साथ। ठीक है। तीसरा आपने कहा कि फिर ये फिक्र नहीं करनी कि कौन आपकी तारीफ करता है, कौन आपके साथ दिल से साफ दिल से काम करें। तो ये तीन चीज़ें आप बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बताई हैं सबके लिए, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ये एक मैसेज भी है। ये करके देखो यार, मैं तो कहता हूँ एक साल ट्राई करके देखें तो अल्लाह बहुत करम करेगा। थैंक यू। आज का प्रोग्राम बड़ा मज़े वाला था, बिजनेस की भी हमने बात की, शुगल मेला भी किया। नेक्स्ट प्रोग्राम से कुछ बड़े सरप्राइजेज हैं, कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, तो उसके लिए ट्यून इन। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।